हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कोल्बे वैद्युत अपघटन के बारे में, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बात की थी विकार्बोक्सिलीकरण, डिकार्बोक्सिलेशन के बारे में। तो ये जो रिएक्शन है ये भी एग्जाम्पल है डिकार्बोक्सिलेशन का। तो ये जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है इसमें होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम या जो पोटेशियम सॉल्ट हैं उनका जो एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, उसका हम कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब उनका हम कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस तो हमें हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त होंगे एज ए प्रोडक्ट। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि इस रिएक्शन में जो आप एसिड काम मिलेंगी, एसिड के एल्किल ग्रुप में जितने कार्बन होंगे उसे जस्ट डबल कार्बन वाली हमें एल्केन प्राप्त होगी। और ये जो रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। तो देखिए, पहले यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेंगी। मान लिया, देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा CH3, ये लिया मैंने यहाँ पर COO और यहाँ लगा दिया मैंने Na। जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है इसका नाम है सोडियम एसीटेट, या हम कहेंगे कि एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण। और जो यहाँ पर हमने सोडियम एसीटेट लिया है इसके मैंने यहाँ पर 2 मोल ले लिए, क्योंकि इसका हम यहाँ लेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ मैंने कर दिया प्लस ट्वाइस H2O। और जो आपने यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लिया है इसका आप यहाँ पर करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन। तो देखिए आप यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा तो क्या क्या आपको प्राप्त होंगे एज ए प्रोडक्ट के रूप में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, अगर आप ध्यान से देखें ये तो हो गया आपका एसीटेट और ये यहाँ पर क्या है आपका सोडियम। तो यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ पर 2 तो है CH3, 2 CH3 हैं। तो एक तो आप यहाँ पर 2 CH3 को इस प्रकार से आप जोड़ देंगे और जो आपको यहाँ मिलेगा CH3 इसका तो यहाँ पर नाम हो जाएगा एथेन, जो एक एल्केन है। अब 2 CH3 काम में आ गए, अब 2 ही आगे क्या यहाँ पर ये है CO2, तो साथ में ये निकालेगा क्या, ट्वाइस CO2 निकालेगा। अब आप जानते हैं CO2 निकल रहा है और आप जानते हैं CO2 का रिमूवल, CO2 का जो निष्कासन है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ तक का जो पोर्शन है वो तो काम में आ गया, निकल गया। अब देखिए यहाँ पे 2 तो बचे कौन, Na। तो इनको समझने के लिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, ये हो गया आपका पहला Na, ये हो गया आपका दूसरा Na, 2 Na। यहाँ पे क्या है, ट्वाइस H2O। और एक जल के अणु में होता क्या है, जल के अणु में होता है H और OH, ये पहला मोल, फिर ये हो गया H और OH, ये दूसरा मोल, ये हो गया आपके जल के 2 मोल। अब रिएक्शन कराओगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका Na, इसका OH, ये यहाँ निकालेगा क्या, पहला NaOH, फिर दूसरा देखोगे आप इसका Na, इसका OH, यानी ये कुल मिलाकर रिएक्शन जब करेंगे आपस में तो ये निकालेंगे ट्वाइस NaOH, तो साथ में इस रिएक्शन में निकलेगा ट्वाइस NaOH। अब देखिए पीछे यहाँ पर बचा क्या, पीछे आप देख रहे हैं H और H, ये आपस में कॉम्बाइन होकर ये यहाँ पर H2 गैस को रिलीज करेगा और ये यहाँ पर रिएक्शन हो गई कंप्लीट। और जो ये रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिखी है ये कौन सी रिएक्शन है, ये है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे वैद्युत अपघटन की रिएक्शन है। फिर यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई है कि यहाँ जो मैंने एसिड लिया है इसका एल्किल ग्रुप कौन है, मैथिल। इस मैथिल में कितने नंबर ऑफ कार्बन है,
इसमें है 1 है, तो इसके जस्ट कंपेयर में जस्ट डबल कार्बन वाली, यानी हमें 2 कार्बन वाली क्या प्राप्त हो रही है, आपको यहाँ पर एल्केन प्राप्त हो रही है। ये तो होगी इसकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। इसकी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म के बारे में, क्रियाविधि के बारे में। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपको ध्यान है 2 मोल आपने यहाँ लिए थे सोडियम एसीटेट की CH3COONA की, और आप जानते हैं O के कंपेयर में जो Na है इस पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो होता है इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे O के ऊपर। तो जब यहाँ पर ये आयोनाइज होगा तो ये यहाँ पर देगा क्या, ये 2 तो देगा यहाँ पर क्या, CH3COO नेगेटिव, और साथ में देगा यहाँ पर क्या, ये ट्वाइस Na पॉजिटिव। और जो यहाँ पर ये बना है इसको हम कहते क्या है, ये होता है एसीटेट आयन। अब जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोड बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एट एनोड के बारे में कि आखिर जो एनोड है उस पर जो रिएक्शन होगी वो एनोड पर किस प्रकार से होगी। आपको ये पता है कि जो एनोड होता है ये होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, और एनोड पर जो यहाँ रिएक्शन होती है एनोड पर, ये कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ आप ध्यान रखेंगे एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, मैंने बताया कि एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो जस्ट अपोजिट चार्ज वाला कौन है, एसीटेट आयन, जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा एनोड पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, ये ट्वाइस 2 मोल लिए, यहाँ पर क्या आएगा CH3COO नेगेटिव, ये आपका है एसीटेट आयन। अब जो यहाँ पर ये एसीटेट आयन है, आपको मैंने बताया कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। नेगेटिव चार्ज का अर्थ होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 2 मोल हैं, तो यहाँ से कुल मिलाकर आप करेंगे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो होगा क्या, देखिए क्या बनेगा आपको, 2 आपको मिलेंगे क्या, CH3, ये हो जाएगा यहाँ पर C डबल O, यहाँ O है। अब आप देखिए नेगेटिव चार्ज में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, 1 मोल का 2 मोल है तो दूसरा छोड़ दिया मैंने 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा यहाँ पर एसीटेट फ्री रेडिकल। अब जो यहाँ पर ये बना हुआ एसीटेट फ्री रेडिकल है, इसमें देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार से रीअरेंज होगा। यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में होते क्या है, सिंगल बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड आप यहाँ से ब्रेक करेंगे, जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आ जाएगा कार्बन के ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा पूरा निकालेगा CO2। 2 मोल हैं तो कुल मिलाकर यहाँ पे निकलेंगे क्या, ये निकालेगा ट्वाइस CO2 को यहाँ पर ये रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा। अब यहाँ पे पीछे बचा क्या, 2 मिलेंगे आपको, ये लिखा मैंने 2 मोल, 2 आपको मिलेंगे क्या, CH3, और जो ये कार्बन है इसके ऊपर यहाँ पर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ पर ये बना है इसको अगर आप नाम दें तो इसको हम नाम देते हैं, ये होता है मेथिल फ्री रेडिकल, ये इसका नाम है। क्या बताया मैंने, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब होगा क्या कि 2 जो वहाँ पर आपको मिल रहे हैं मिथाइल फ्री रेडिकल, वो आपस में कॉम्बाइन होंगी। कैसे, देखिए ये लिखा CH3 और ये इलेक्ट्रॉन, ये पहला, फिर लिखा मैंने एक और वापस
CH3 और इलेक्ट्रॉन। देखिए आप यहाँ पर दो आपको मिले हैं, दो बार लिख दिए, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन देगा अपना इस तरफ, ये देगा अपना इस तरफ, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और ये आपस में जब कॉम्बाइन होंगे एकल बंध के द्वारा, तो यहाँ पर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन करेंगी, और जो यहाँ पर आपको मिलेगा इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, एनोड पर आपको एथेन प्राप्त हो जाएगी। अब आप जानते हैं दूसरा जो इलेक्ट्रोड है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एट कैथोड कि आखिर जो कैथोड है उस पर जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि एनोड तो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, यहाँ पर जो कैथोड होगा ये देखिए आप यहाँ पर कैसा होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला। यहाँ पर रिएक्शन हुई थी कौन सी, ऑक्सीडेशन की, और यहाँ ध्यान रखोगे कि जो कैथोड है उस पर जो यहाँ पर रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, रिडक्शन की रिएक्शन होगी, यानी अपचयन की क्रिया होगी। अब देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी किस प्रकार से कैथोड पर। तो यहाँ आपको ध्यान है कि आपने शुरुआत में आपने जब रिएक्शन लिखी थी तो आपने वहाँ पर ट्वाइस H2O लिए थे। जब ये आयोनाइज होंगे तो आपको ध्यान है ये देगा क्या, वहाँ पर ये देगा ट्वाइस H+ और साथ में देगा ये क्या, ट्वाइस OH-, क्योंकि आप जानते हैं ये कैसा नेगेटिव चार्ज वाला है, इस पर कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव कौन है यहाँ पर, ट्वाइस H+, तो जो ये ट्वाइस H+ है ये कैथोड पर जाएगा। अब आप जानते हैं मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पे रिएक्शन होगी कौन सी, यहाँ पे होगी अपचयन की। यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनको ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, और जब ये दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यहाँ पर होगा क्या कि ये कॉम्बाइन होकर ये आपस में H2 गैस को रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस को ये निकालेंगे। अब देखिए आगे होगा क्या, यहाँ पर कौन बचा, ट्वाइस OH-, वो क्या करेंगे, ट्वाइस Na+ के साथ रिएक्शन करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है ऊपर जो बचे थे ट्वाइस Na+, वो करेंगे क्रिया किसके साथ, ट्वाइस OH- के साथ, और यहाँ पर ये रिएक्शन करके क्या बनेंगे, ट्वाइस NaOH बनाएंगे। इस प्रकार से जो मैंने यहाँ पर ये लिखी है ये हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। जो ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि यह इस मेथड्स के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा आप एक कार्बन वाली एल्केन को सिंथेसाइज या प्रिपेयर नहीं कर सकते। यानी कहने का अर्थ है कि जो ये CH4 है जिसका नाम क्या होता है, मैथेन, इस विधि द्वारा, इस मेथड के द्वारा निर्मित नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि मैथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, बाय दिस मेथड। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं स्मिट रिएक्शन, स्मिट अभिक्रिया के बारे में। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें हम कहते हैं प्राथमिक एमीन का निर्माण, क्योंकि इस रिएक्शन के द्वारा 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन निर्मित होती है। और आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये नेम रिएक्शन है तो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो पहले आप देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया या जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, तो उत्पाद के रूप में 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन निर्मित होता है।
और ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को ही हम स्मिट रिएक्शन या स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो जो ये स्मिट रिएक्शन है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो निर्मित होगा वो क्या होंगी, 1 डिग्री एमीन प्राथमिक एमीन निर्मित होंगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, और यहाँ ध्यान रखोगे कि जो आप एसिड लोगे उसकी तुलना में आपको एक कम कार्बन वाली 1 डिग्री एमीन आपको इस अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये लिखा मैंने यहाँ पर RCOOH। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये लिया है ये क्या है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। क्या होता है हाइड्रोजोइक अम्ल, ये होता है N3H। नाम मैंने आपको बताया, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक अम्ल। और दोनों के मध्य जो रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे ये कराओगे आप किसकी उपस्थिति में, ये हम यहाँ कराएंगे सांद्र यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ देखेंगे आप ये क्या है N3। जो ये N3 है ये तो यहाँ पर निकालेगा क्या, यहाँ पर ये निकालेगा N2, ये नाइट्रोजन गैस को यहाँ पर ये रिमूव करेगा। अब आप देखेंगे जो ये वाला भाग है जो आप देख रहे हैं ये भाग, ये क्या निकालेगा यहाँ पर, ये निकालेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस रिएक्शन में ये निकालेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए आप यहाँ पर पीछे बचा क्या, यहाँ कौन बचा R, तो ये लिखा मैंने यहाँ पर R। अब यहाँ पर आप जानते हैं 2 N जा चुके हैं तो यहाँ पे 1 N बचा, तो R से मैंने जोड़ दिया N यानी नाइट्रोजन को। अब आप जानते हैं 1 H है यहाँ पर और 1 H है यहाँ पर, तो N के पास मैंने यहाँ पर 2 H जोड़ दिए। तो क्या मिला आपको यहाँ पर RNH2। और जो ये RNH2 होता है ये होता क्या है, यह एक 1 डिग्री एमीन है यानी प्राथमिक एमीन है। और आप देख रहे हैं इसमें जो कार्बन था इसमें यहाँ पे कार्बन नहीं है, यानी एक कार्बन क्या हो गया इसमें कम हो गया। बिल्कुल सिमिलरली अगर यहाँ पर जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर ले लें, एसिटिक एसिड को ये लिया CH3COOH को ले लिया, इसका मैंने आपको नाम बताया क्या होता है, ये है एसिटिक एसिड जिसको हम IUPAC में कहते हैं एथेनोइक अम्ल। इसकी भी आप यहाँ कराएंगे रिएक्शन। क्या लिया आपने यहाँ पर N3H ले लिया, नाम क्या है, नाम है इसका हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक अम्ल। और दोनों के मध्य जो यहाँ पर आप रिएक्शन कराएंगे ये कराएंगे आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ लिया आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 और आप इसको हीट करेंगे। रिएक्शन का जो मेथड रहेगा वो यहाँ पर जो लिखा है ऊपर बिल्कुल सेम रहेगा। तो जो आपको यहाँ मिलेगा ये क्या हो जाएगा CH3NH2 ये बनाएगा, साथ में निकालेगा क्या ये N2 और निकालेगा क्या ये CO2। और यहाँ आप ध्यान रखेंगे जो ये बना है ये क्या है, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा मैथिल एमीन। और जो ये मैथिल एमीन है इसको हम, ये होती क्या है, यह एक 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमीन है। और जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है ये कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ही हम स्मिट रिएक्शन, स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हम जो दूसरा जो वर्ग है उसके बारे में बात करेंगे, यानी हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का C सिंगल बॉन्ड
OH बंध क्या हो, विखंडित हो। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड OH बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इस वर्ग की जो सबसे पहली रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। तो जो मैंने यहाँ पर ये तीनों लिखे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड, ये तीनों के तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके अम्ल क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं एसिड क्लोराइड या उसी को हम कहते हैं एसिल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। और जो ये केमिकल रिएक्शन होंगी उनमें होगा क्या कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH समूह होता है वो क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अब हम तीनों की रिएक्शन यहाँ लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें PCl5 के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा, ये लिया आपने यहाँ पर RCOOH। आप देख रहे हैं ये क्या है, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस वाले O के ठीक नीचे मैंने कर दिया प्लस और यहाँ लिखा मैंने P, और P का एक Cl लगा दिया मैंने इस तरफ, एक Cl लगा दिया मैंने इस तरफ, और जो 3 Cl हैं वो मैंने यहाँ लगा दिए बीच में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया, ये हो गया PCl5। अब जब रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे तो ये देखिए यहाँ जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहाँ से इस प्रकार से, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस प्रकार से यहाँ से। अब देखिए आप क्या क्या बन रहा है, एक तो देगा ये RCOCl, यानी यहाँ पर एक तो आपको प्राप्त होगा RCOCl, जिसे हम कहते क्या है, एसिल क्लोराइड कहो, या इसी को हम नाम देते हैं अम्ल क्लोराइड भी कहते हैं। ये आपको यहाँ मिलेगा। बीच का पोर्शन क्या निकालेगा, देखो POCl3, और ये यहाँ पर देगा साथ में POCl3, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और लास्ट में क्या है HCl, और साथ में यहाँ पर देगा क्या, ये HCl देगा। इस केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका OH यहाँ से हट गया और OH की जगह पर Cl यहाँ पर आकर जुड़ गया, और ये आपको प्राप्त हो गया अम्ल क्लोराइड, या हम कहते हैं इसको एसिल क्लोराइड। ये तो रिएक्शन होगी PCl5 के साथ। अब यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे PCl3 के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर कि जो PCl3 है उसके साथ रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल के 3 मोल ले लिए। ये तो हो गया आपका पहला मोल। यहाँ लिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मोल, और यहाँ लिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का तीसरा मोल। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पर क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मोल आपने ले लिए। इनकी रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे किसके साथ, यहाँ लिखा है मैंने P, यहाँ लगा दिया मैंने Cl, ये हो गया Cl, और यहाँ पर भी लगा दिया आपने Cl। क्या है ये, PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए इनके मध्य जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके तो ये तीनों के तीनों OH, यानी यहाँ पर तो बॉन्ड ब्रेक होगा इस प्रकार से, और इसका यहाँ पर ये वाला P, ये यहाँ आपस में रिएक्शन करके देखिए ये यहाँ पर निकालेगा क्या, ये तो आपस में क्रिया करके निकालेगा H3PO3, यानी यहाँ पर आपको सह उत्पाद के रूप में क्या मिला, H3PO3, ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब देखिए पीछे बचा क्या, पीछे आप यहाँ देख रहे हैं RCOCl 1 मोल, फिर वापस RCOCl सेकेंड मोल, फिर वापस
COCl थर्ड मोल। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 3 मोल आपको मिलेंगे किसके, RCOCl के। और जो यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है ये क्या है, एसिड क्लोराइड है, अम्ल क्लोराइड है, जिसको हम एसिल क्लोराइड भी कहते हैं। और जो ये एसिल क्लोराइड है इसमें आप देख रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में जो OH ग्रुप हैं ये रिप्लेस हो रहे हैं और OH ग्रुप रिप्लेस होकर उसके स्थान पर Cl आकर जोड़ रहा है और यहाँ आपको एसिड क्लोराइड प्राप्त हो गए। इसी रिएक्शन में अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा सबसे पहले R, ये हो गया आपका CO और यहाँ लगा दिया मैंने O और ये हो गया H। यहाँ आप देख रहे हैं ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस O के ठीक नीचे मैंने यहाँ लिखा थायोनिल क्लोराइड को, यहाँ लिखा मैंने S O, यहाँ लगा दिया एक Cl और यहाँ लगा दिया दूसरा Cl। ये हो गया SOCl2 जिसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी दोनों के बीच में वो किस प्रकार से होगी। तो होगा क्या, ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा यहाँ से और ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। तो क्या देगा ये, एक तो देगा RCOCl और आप जानते हैं यहाँ पर कि जो ये RCOCl है ये होता क्या है, ये होता है एसिड क्लोराइड कहो या इसी को हम कहते हैं एसिल क्लोराइड। बीच वाला पोर्शन यहाँ पर ये भाग ये यहाँ पर निकालेगा SO2 को, सल्फर डाई ऑक्साइड को, और लास्ट का जो ये पोर्शन है ये यहाँ पर निकालेगा HCl को। इस प्रकार से आपने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इन तीनों के साथ रिएक्शन करके एसिल क्लोराइड यानी अम्ल क्लोराइड को निर्मित करता है एज ए प्रोडक्ट के रूप में। अगली जो रिएक्शन यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं वो है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। इस रिएक्शन में होता क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहल के साथ, वो भी खनिज अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl है, उसकी उपस्थिति में, तो एस्टर का निर्माण होता है। क्योंकि इस क्रिया में एस्टर का निर्माण होता है इसलिए इस रिएक्शन को हम एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण कहते हैं। When carboxylic acid react with alcohol in presence of mineral acid like sulfuric acid and hydrochloric acid, then it gives ester and this reaction known as esterification। अब जब तक केमिस्ट्री पढ़ें आप एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, यानी जब कभी भी एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे ये हमेशा आपस में रिएक्शन करके क्या देंगे, एस्टर प्लस वाटर देंगे। अगर ये रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगी तो बन क्या रहा है, एस्टर। तो ये क्रिया तो कहलाएगी कौन सी, एस्टरीकरण कहलाएगी, एस्टरीफिकेशन कहलाएगी। लेकिन जब यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो यानी एस्टर की क्रिया किससे कराएं, जल से, और जब एस्टर की क्रिया जल के साथ होगी तो वो क्रिया जो होगी उस क्रिया को हम कहते हैं क्या, एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। और आपको पुनः वापस क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपको मिलेंगी। यानी ये तो रिएक्शन कब होगी, जब ये रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगी, और ये रिएक्शन कब होगी, जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कौन सा, एस्टरीफिकेशन। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले आप लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड,
होता क्या है देखिए, ये आपने यहाँ ले लिया RCOOH आपने यहाँ ले लिया, और जो यहाँ पर ये लिया है ये क्या है, आप ध्यान रखेंगे ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आपको मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराओगे आप, अल्कोहल से, और यहाँ पर आप जो अल्कोहल लेंगे, देखो ये लिया मैंने यहाँ पे R-OH ले लिया, और जो ये R-OH है ये है क्या, ये होता है अल्कोहल। और दोनों की रिएक्शन आप यहाँ कराओगे मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिखा, H+ लिख दिया। आप चाहें तो आप यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को आप काम में ले सकते हैं। तो एसिड और अल्कोहल जब रिएक्शन करेंगे तो वहाँ क्रिया कौन सी होगी, एस्टरीकरण की क्रिया होगी। अब यहाँ पर एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखेंगे कि एस्टरीकरण की अभिक्रिया में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो हमेशा जल के अणु को निकालने के लिए क्या देंगे, OH, और जो अल्कोहल हैं वो क्या देंगे अपना H, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो OH और अल्कोहल का H, ये आपस में यहाँ रिएक्शन करके ये निकालेगा क्या, जल के अणु को यहाँ से निष्कासित करेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया +H2O। अब देखिए पीछे बाकी बचा क्या, तो पीछे आप देख रहे हैं ये हो गया R, ये हो जाएगा C+O, इसके बाद जुड़ेगा कौन आकर, ये हो जाएगा यहाँ पर O, और यहाँ पर आपने जोड़ दिया क्या, R-, और जो यहाँ पर ये बना है ये क्या है, एस्टर है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एस्टर होते हैं उनकी जो गंध होती है, स्मेल होती है, वो होती है फ्रूट लाइक स्मेल, यानी फलों के समान गंध होती है, और ये रिएक्शन कहलाएगी कौन सी, एस्टरीकरण की। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जल के अणु को निकालने के लिए क्या देगा, OH, और जो अल्कोहल है वो क्या देगा, H। एक बात आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो आप एसिड काम में लेंगे वो एज ए कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरक के रूप में और निर्जलीकारक दोनों के रूप में वो कार्य करेगा। जो आप यहाँ पर एसिड काम में लेंगे किसके रूप में, एज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी निर्जलीकारक के रूप में। अगर इसी का हम एक एग्जाम्पल लें तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा CH3, ये लिया COOH। जो एसिड आप यहाँ देख रहे हैं इस एसिड का नाम है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम यहाँ पर करवाएंगे एथिल अल्कोहल के साथ। तो ये लिया मैंने यहाँ पर C2H5OH, इसका नाम यहाँ पर क्या है, एथिल अल्कोहल। और दोनों के बीच में जो यहाँ ये रिएक्शन होगी ये होगी खनिज अम्ल की उपस्थिति में। मान लिया आप यहाँ पर क्या ले लें, सांद्र H2SO4 ले लें, और इसको आप यहाँ पे क्या करें, गर्म करें, तो होगा क्या, वहाँ पर क्रिया होगी एस्टरीकरण की। और आपको मैंने बताया था कि एसिड तो देगा अपना OH, अल्कोहल क्या देगा अपना H, और ये यहाँ पर आपस में क्रिया करके जल के अणु को निष्कासित करेंगे। और आप देखिए यहाँ पर पीछे आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर CH3COOC2H5, और इसका नाम होता है एथेनोएट। और ये जो एथेनोएट है आपको मैंने बताया था इसकी जो गंध होगी वो कैसी होगी, फलों के समान फ्रूट लाइक स्मेल होगी। क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में एस्टर का निर्माण हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन होती है ये कहलाती है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्केनोइक एनहाइड्राइड,
एल्केनोइक एनहाइड्राइड का बनना। इसमें होगा क्या कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसको आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या P2O5 जिसे हम कहते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ जब आप गर्म करेंगे तो अम्ल के जो दो अणु हैं उनमें से जल के अणु का एलिमिनेशन होकर, विलोपन होकर एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर ये दोनों लिए हैं, कौन कौन, जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है और जो आपका P2O5 है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों होते क्या हैं, ये दोनों के दोनों ही निर्जली कारक हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, यानी जल के अणु को निष्कासित करने का कार्य करते हैं। कौन कौन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिखा मैंने, पहला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और यहाँ लिखा मैंने दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखा देखो इस प्रकार से HOCO और यहाँ लगा दिया मैंने R। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर 2 लिए हैं मोल कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब यहाँ पर आप लेंगे क्या, वो देखिए आप यहाँ पर लेंगे, या तो लेंगे आप P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को, या लेंगे आप यहाँ पर किसको, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये दोनों के दोनों होते क्या हैं, निर्जलीय कारक है, जल के अणु को निष्कासित करेंगे। तो होगा क्या, इसका तो ये वाला मान लिया आपने OH और इसका ये वाला H, ये यहाँ पर रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये यहाँ रिएक्शन करके जल के अणु को निष्कासित करने का कार्य करेगा। तो ये तो यहाँ निकालेगा H2O। अब देखिए पीछे क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा यहाँ पर RC≡O, यहाँ पे आ जाएगा R, ये हो जाएगा CO और यहाँ पर भी आ जाएगा R, और जो ये मिला है ये कहलाएगा क्या, ये हो जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर यहाँ पर जो एसिड है वो एसिटिक एसिड हम ले लें तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा CH3COOH ले लिया, ये क्या है, एसिटिक एसिड का पहला अणु। दूसरा लिखा है मैंने यहाँ पर देखिए HOCO और यहाँ लगा दिया Ca3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर क्या किया है, एसिटिक एसिड एसिटिक अम्ल के मैंने यहाँ पर 2 अणु लिए हैं। अब आप कर क्या रहे हैं, आप यहाँ पर लेंगे दोनों में से कोई एक आप ले लें, या तो P2O5 या सांद्र H2SO4, क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों के दोनों होते क्या हैं, निर्जलीय कारक हैं। दोनों में से आप कोई भी एक आप यहाँ लेंगे और आप इसको गर्म करेंगी तो होगा क्या, दोनों अणु सेम हैं तो किसी का भी आप H लें, किसी का भी आप OH लें। मान लिया इसका तो यहाँ से गया कौन, OH, इसका यहाँ से गया कौन, H, तो ये तो यहाँ पर क्रिया करके निकालेगा क्या, ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा, एलिमिनेट करेगा, तो ये तो यहाँ निकालेगा H2O। अब जो पीछे बचा है उसको आप जोड़ देंगे, क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा CH3COCH3 और यहाँ जो आपको प्राप्त हो रहा है इसको हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और इसी को हम नाम देते हैं एक क्या, एथेनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक जो एसिड हैं उनकी रिएक्शन जब आप कराओगे
इनमें से किसी भी एक निर्जलीय कारक के द्वारा 2 अणु लेकर तो जल के अणु के निष्कासन से आपको यहाँ पर एल्केनोइक एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।